हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं हाइड्रोकार्बन का। इससे जस्ट पिछले सेशन में मैंने आपको बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट एल्केन्स। क्लियर है ना? तो अब हम इस सेशन में बात करने जाएंगे कि उन एल्केन्स को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग शायद नॉमेनक्लेचर आप लोगों ने सुन रखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि कभी भी किसी पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन निकाले जाते हैं। पूरा अप्रोप्रिएट बोलूं मैं तो उसे हम जनरली बोलते हैं कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं। तो उस होमोलोगस सीरीज का कोई भी मेंबर उस पर्टिकुलर रिएक्शन से या उस पर्टिकुलर मेथड से प्रिपेयर किया जा सके। तो आज के सेशन में हम वही कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखने जाएंगे जिनसे हम एल्केन्स बना सकते हैं। तो बेटा एक नहीं है, बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेमिंग रिएक्शंस आएंगी, नेमिंग रिएक्शंस ही आपको मेन फोकस करनी है। बाकी आप कंसेप्ट जितने भी थे आपको समझाने वाले वो सारे मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में कवर करा चुका हूं। ठीक है ना? तो हम बात कर रहे हैं अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसके स्पेशली मैं बात करूं, हम बात कर रहे हैं किसके? एल्केन्स की। ठीक है ना? एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात चलेगी आज। क्लियर है? तो बेसिक से है, मैं आपको पहले एक क्विक रिव्यू दे देता हूं कौन कौन से आपको सीखने को मिलेंगे। सबसे पहला सिखाऊंगा मैं आपको इंसर्शन ऑफ कार्बीन के बारे में। एल्केन्स को कार्बीन इंसर्ट करा के हम बना कैसे सकते हैं वो चीजें। फिर हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन को किस तरीके से बनाया जाता है। फिर उसके बाद आएगा कि एल्काइल हैलाइड से हम एल्केन्स किस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी 2-3 तरीके का, जैसे वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ये सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर है? फिर इसके बाद जो अगला आता है चौथा, जिसमें हम बात करते हैं रिडक्शन की। अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड क्लोराइड्स हो, एक्सेट्रा, इनका जो रिडक्शन कराते हैं हम रेड फॉस्फोरस HI के साथ, इससे हम किस तरीके से एल्केन बनाएंगे वो भी दिखाएंगे। इसके जस्ट बाद हमारा आता है कार्बोनिल कंपाउंड से प्रिपरेशन। कार्बोनिल कंपाउंड आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात। तो एल्डिहाइड और कीटोन से हम कैसे एल्केन्स बना सकते हैं, फिर इसके बाद हम ये बात करेंगे। फिर इसके बाद कंडीशन आएगी, जब एल्डिहाइड कीटोन आया तो एसिड्स कैसे रहेंगे पीछे। अभी एक कंडीशन बताई एसिड की रेड फॉस्फोरस HI के साथ। अब कुछ और तरीके ऐसे स्पेशल होते हैं जिनसे हम केवल कार्बोक्सिलिक एसिड्स से हम एल्केन बना के दिखाएंगे। क्लियर है? स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड्स को एसिड में एल्केन्स में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। डायरेक्ट एसिड कन्वर्ट्स इनटू एल्केन, वो कैसे होगा। फिर सबसे फेमस ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ये बहुत नामी, बहुत कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, बहुत नामी कंपाउंड है। इससे एल्केन्स कैसे बनाते हैं, बहुत बेहतरीन रिएक्शन है, क्वेश्चन आया हुआ है इसका कंपटीशन में। फिर लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट मेटल कार्बाइड्स, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है बट स्टिल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको यहां पर रखा है। क्लियर है? तो ये बेसिक सी कुछ मेथड ऑफ कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन चलेंगे एल्केन के रिगार्डिंग। क्लियर है? जितने भी थे सारे मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, बट नेमिंग रिएक्शंस पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फोकस करके चलना पड़ेगा। क्वेश्चन आते हैं ना यार सीधे सीधे नाम नेमिंग रिएक्शन पे से, इसीलिए। ठीक है ना? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन दैट इज इंसर्शन ऑफ कार्बीन। इंसर्शन ऑफ कार्बीन। अब होता क्या है ये कार्बीन, सुनिएगा ध्यान से। कार्बीन का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में, CH2 को कहते हैं। किसको कहते हैं? CH2, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी भी फ्री होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। क्लियर है? इसके 2 स्ट्रक्चर बताए थे मैंने, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, उसी के हिसाब से बात चलेगी। सिंगलेट स्ट्रक्चर को हम फॉलो करके चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कंपाउंड्स बनते हैं। कुछ नहीं करना, आपको इंसर्ट करना है। ये वाली सेम टू सेम रिएक्शन में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में लिखा चुका हूं। क्या करा था कार्बीन ने जाके, मैंने बोला था वापस से समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट बता रहा हूं। दिस इज डायazोमीथेन। इसमें से निकल के आता है कौन? कार्बीन। ये कुछ नहीं करेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बीन का ये इलेक्ट्रॉन इससे ज्वाइन हो जाएगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे ज्वाइन होगा, और ये बीच में CH2 ज्वाइन हो जाएगा। इन दोनों CH3 के बीच में आके कार्बीन बैठ जाएगा और एक एल्केन बना लेगा, एक एल्केन बना लेगा। इस कंपाउंड का नाम है ईथेन, और ये जो बन के आया है प्रोडक्ट, इसका नाम है प्रोपेन। बनाया नहीं बनाया, एक एल्केन से हमने दूसरा एल्केन डिराइव करके दे दिया आपको, प्रोपेन। कौन सा पेन? प्रोपेन। क्लियर है? एक एल्केन से दूसरा एल्केन डिराइव करके दे दिया विद द हेल्प ऑफ
इंसर्शन ऑफ कार्बीन। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखो, ये रहा, प्रोपेन से बनाएंगे क्या, डायजोमीथेन। दो पोजीशन होती है CH2 को एंटर कराने की, एक तो हम यहां पर एंटर करा सकते हैं CH2 को, एक हम यहां पर एंटर करा सकते हैं। अगर मैं यहां पर एंटर कराता हूं CH2 को तो देखना क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा, ये रहा CH2 आपका। जो मैंने यहां पर इस CH और इस CH3 के बीच, आई मीन इस CH2 और इस CH3 के बीच में एंटर कराया है, ब्यूटेन बन जाएगा। और अगर मैं यहां पर CH2 को इंसर्ट कराऊं तो CH3 CH CH3 यहां पर CH2 ज्वाइन हो जाएगा। दिस इज आइसोप्रोपेन। क्लियर है? क्या कहते हैं इसे, सॉरी आइसोब्यूटेन, नॉट प्रोपेन, दिस इज आइसोब्यूटेन। ये ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन कंडीशन बनती है। क्लियर है? तो कुछ नहीं है, एक एल्केन से दूसरा एल्केन बनाना है, कैसे, कार्बीन को इंसर्ट करा के। रिएक्शन मैकेनिज्म में पूरी रिएक्शन बता चुका हूं ये वाली में, दोनों सेम टू सेम एज इट इज कॉपी करिए, इतना सा भी फर्क नहीं है। एक छोटा एल्केन एक बड़े एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स इट, सिंपल कंडीशन। चले आगे, दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये तो भाई यार डायरेक्ट एक एल्केन से दूसरे एल्केन की बात हो गई। अब इसमें बात चलती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करें। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन आते हैं, दोनों आते हैं बेटा, एल्कीन भी आते हैं एंड एल्काइन भी आता है, दोनों आते हैं इसमें, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन हो गए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एल्काइन हो गए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इन दोनों से हम एल्केन्स को बना सकते हैं, सिंपल केस रिडक्शन करा के। क्या अब हाइड्रोजनेशन बोलो रिडक्शन बोलो एक ही बात बैठेगी। अब प्रॉपर या स्पेसिफिक वे में अगर बोलेंगे तो हाइड्रोजनेशन बोलना, क्या, फ्रॉम हाइड्रोजनेशन या बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, कुछ नहीं, हाइड्रोजन ऐड कर दे। क्या ऐड कर दे बेटा, हाइड्रोजन। जब तुम दो हाइड्रोजन ऐड करोगे तो फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा, CnH2n+2। मेरे ख्याल से एल्केन का फॉर्मूला होता है, किसका, एल्केन का फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। क्लियर है? हाइड्रोजन को ऐड कर दो, किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट। अभी देखेंगे कैटलिस्ट कौन होगा, जब दो हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो ये -2 हट जाएगा, ये बन जाएगा CnH2n, जो कौन है, एल्कीन है। अभी एल्केन नहीं बना, अभी एल्काइन से एल्कीन बना है, हमें बनाना क्या है, एल्केन बनाना है। कुछ नहीं, एक और हाइड्रोजन ऐड कर दे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, देन द फॉर्मूला कन्वर्ट्स फ्रॉम CnH2n to CnH2n+2, एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन। तो कुछ नहीं, आप एल्कीन से भी बना सकते हो एल्केन्स और एल्काइन से भी आप बना सकते हो एल्केन्स। कुछ नहीं, आपको केवल हाइड्रोजन ऐड कराना है, या फिर इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजीनेशन भी बोलते हैं, जब हाइड्रोजन ऐड कराई जाएगी, जब हाइड्रोजन ऐड कराई जाएगी। कुछ नहीं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हमने हाइड्रोजनेशन करा दिया है, हाइड्रोजन को ऐड करा दिया है। एल्कीन कन्वर्ट्स इनटू एल्केन एंड एल्काइंस आल्सो कन्वर्ट इनटू एल्केन्स। क्लियर है? बट शर्त क्या है, आप प्रॉपर लिखना, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। और कंफर्म कर दे रहा हूं आपको, क्या, पूरा इलैबोरेट कर दे रहा हूं, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होना चाहिए। क्यों, अकल लगा जरा, अगर बाई चांस मैंने एल्काइन से मुझे एल्केन बनाना है तो मुझे कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, एक ये एक ये। अगर मैंने केवल एक ही हाइड्रोजन प्रोवाइड कराया एल्काइन को तो बेटा वो एल्केन नहीं बनेगा, एल्कीन बन के रह जाएगा, तो वो पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। तो हमें इस केस में ध्यान रखना है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोजनेशन कराना है वो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कराना है। क्या कराना है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, और वो किसकी प्रेजेंस में होगा, कैटलिस्ट। अब बात आती है कैटलिस्ट कौन है, इससे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। दो एग्जांपल दे रखे हैं बेसिक से मैंने, एक ईथीन का एक इथाइन का। ये कौन है, ईथीन, क्लियर है, और ये कौन है, इथाइन। क्लियर है? क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड कराया, एक इधर गया एक इधर गया, काय में कन्वर्ट हो गया, CH3 दिस इज ईथेन। हुआ हाइड्रोजनेशन, हाँ या ना, सिंपल केस। इसी तरीके से इथाइन में एक हाइड्रोजन ऐड कराया, कन्वर्ट हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है, ईथीन है। अभी एल्केन नहीं बना, क्या बना, पहले एल्कीन बना, फर्दर फिर एक और हाइड्रोजन ऐड कराया तब जाके बना क्या, आपका ईथेन। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्या, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन चाहिए। क्या चाहिए, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन चाहिए, किसका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, कुछ भी हो, हमें कंप्लीट हाइड्रोजनेशन चाहिए होगा। अब हर रिएक्शन में मैंने केवल कैटलिस्ट 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 लिख दिया है। अब बात आती है कि ये कैटलिस्ट कौन होते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है
यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही भूल जाते हैं बच्चे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि क्या कैटलिस्ट यूज करेंगे हम इस रिएक्शन में। याद करना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन आता है कैटलिस्ट पे। अब बात आती है इन केस में हम 3 केसेस मान सकते हैं बेटा, 3 कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। एक तो या तो हम हाइड्रोजनेशन पैलेडियम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में करा दें, या फिर हम हाइड्रोजनेशन रेने निकल की प्रेजेंस में करा दें, या फिर हम हाइड्रोजनेशन निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करा दें। तो 3 कैटलिस्ट की आपके पास पॉसिबिलिटी है, यहां पर 3 ऑप्शन है, या तो आप पैलेडियम प्लेटिनम के साथ की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करा दो, या रेने निकल की प्रेजेंस में आप हाइड्रोजनेशन करा दो, या निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करा दो। फिर आप पूछेंगे सर ये रेने निकल और निकल में फर्क क्या है तो ये भी निकल है, ये भी निकल, बिल्कुल सही बात, ये भी निकल है, ये भी निकल है, बट थोड़ा सा फर्क है, अभी देखेंगे क्या फर्क है। क्लियर है? तो पहले मैं इन दोनों कैटलिस्ट की बात कर रहा हूं, पैलेडियम प्लैटिनम एंड रेने निकल की बात कर रहा हूं। क्लियर है? तो सुनना जरा, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लैटिनम और रेने निकल, कोई भी ले सकते हो आप, या तो ये या ये, तो वही लिखा है, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लैटिनम और रेने निकल हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अकर्स एट रूम टेम्परेचर। तो ये बेटा ऐसे कैटलिस्ट हैं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं RT, रूम टेम्परेचर। तो ये दोनों ऐसे कैटलिस्ट हैं जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजनेशन रूम टेम्परेचर पर ही करा देते हैं। इनके लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट कैटलिस्ट डालो, रिएक्शन हो जाएगी हमारी। क्लियर है? बट वहीं पर तीसरा केस कौन सा, निकल कैटलिस्ट, अगर इसको लेंगे तब क्या होगा, तो वो सुनना, इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट सेम रिएक्शन, कौन सी, हाइड्रोजनेशन वाली, इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट दिस रिएक्शन अकर्स एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। बस इतना सा फर्क है। पैलेडियम प्लैटिनम या रेने निकल लोगे तो रूम टेम्परेचर पे काम हो जाएगा, बट अगर आप निकल कैटलिस्ट लोगे हाइड्रोजनेशन कराने के लिए तो हमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है 200 से 300 की करीब, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के करीब। तो वो लिखा है इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट दिस रिएक्शन मतलब हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अकर्स एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, और इस वजह से इसका नाम भी बदल के रख दिया गया है। And the reaction is also known as Sabatier-Senderen's reaction। क्वेश्चन बनता है, नेमिंग रिएक्शन है, क्या कहते हैं इस रिएक्शन को, हो रहा हाइड्रोजनेशन ही है, हो हाइड्रोजनेशन ही रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, बस फर्क क्या है, निकल कैटलिस्ट लिया है और टेम्परेचर हमारा 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के करीब है। क्लियर है? तो क्या रिएक्शन का नाम पड़ जाता है, Sabatier-Senderen's रिएक्शन। दैट्स इट, इतनी सी बात ध्यान रखनी है, काम वही करेगा, काम जो ये कर रहा है वो ये लोग काम करेंगे, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से हाइड्रोजनेशन होगा। क्लियर है? चले अब एक बात और सुनो, चलो सर समझ में आता है पैलेडियम प्लैटिनम और रेने निकल या निकल कैटलिस्ट में फर्क। अब बात आता है कि इन दोनों में क्या फर्क है, रेने निकल और निकल कैटलिस्ट। आपने तो बता दिया, एक की प्रेजेंस में तो रूम टेम्परेचर काम कर रहा है, एक में 200 से 300 काम कर रहा है। अब भाई ये भी निकल है तो ये भी निकल है, ऐसा कैसे हो रहा है, निकल होने के बावजूद भी ये अलग अलग कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो सुनना, रेने निकल होता क्या है बेटा, रेने निकल इज फाइनली डिवाइडेड निकल। ये क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में जब निकल मिलता है, उस फाइनली डिवाइडेड, ऐसा लगता है निकल की रेत, रेत देखी है आपने, मिट्टी, एक बालू रेत होती है, बहुत पतली, बहुत छोटी 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 रेत तो देखी होगी आपने, हाँ या ना, बीच वगैरह पे जाना, वहां पे बहुत मिलेगी, अच्छा है नहाना उसमें, रेत में कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे रेत उठाना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट होती है, हाथ में रुकेगी नहीं, आपके हाथ में रुकेगी ही नहीं, आप मुट्ठी बंद करोगे तो सारी बाहर निकल जाएगी। तो उतनी ही फाइनली डिवाइडेड ये निकल होते हैं, उस कंडीशन, उस फाइनली डिवाइडेड निकल का नाम है रेने निकल। क्लियर है? अब ये प्रिपेयर कैसे करी जाती है ये सुनिएगा, ये क्वेश्चन आता है, फाइनली डिवाइडेड निकल आई मीन रेने निकल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल, निकल और एल्यूमिनियम का अलॉय लिया जाता है, अलॉय तो जानते हैं, दैट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, तो वही है। तो हम क्या करते हैं, निकल एल्यूमिनियम का अलॉय लेते हैं और उसे क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड NaOH में डिसॉल्व कर देते हैं। अब होगा क्या, जैसे ये अलॉय इस कंसंट्रेटेड NaOH में डाल के मिलाया जाएगा तो जितना भी एल्यूमिनियम होगा इस अलॉय का, वो सारा का सारा इस NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा। उसका कारण सुनना, एल्यूमिनियम जैसे ही NaOH में जाता है या उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH में मिलाते हैं तो एल्यूमिनियम इसके साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब उस कॉम्प्लेक्स की बाद में बात करेंगे, अभी बस ध्यान रखो कि एल्यूमिनियम एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और उस कॉम्प्लेक्स को बनाने की वजह से ये इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। तो वही लिखा है,
निकल एल्यूमिनियम अलॉय व्हेन डिसॉल्व्ड इन कंसंट्रेटेड NaOH देन एल्यूमिनियम गेट्स डिसॉल्व्ड। तो जितना भी इस अलॉय में एल्यूमिनियम होता है वो सारा का सारा उस सॉल्यूशन में मिल जाता है और रह जाता है रिमेनिंग कौन, निकल। और वहीं पे जब रहेगा तो टूटेगा अलॉय, टूटेगा तो सारा एल्यूमिनियम पानी में NaOH में डिसॉल्व हो गया, बचा कुचा जितना भी निकल है वो पाउडर की फॉर्म में सॉल्यूशन में नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम बाहर निकाल लेते हैं बाद में। तो वही लिखा है निकल एंड एल्यूमिनियम अलॉय व्हेन डिसॉल्व्ड इन कंसंट्रेटेड NaOH देन एल्यूमिनियम गेट्स डिसॉल्व्ड एंड निकल इज ऑब्टेन्ड एज फाइन पाउडर। इसकी तरह एक बहुत मिट्टी की तरह, बहुत जैसे जितनी मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसी तरीके से हमें फाइन पाउडर की फॉर्म में निकल मिल जाता है, जिसे हम आज के टाइम पे जानते हैं रेने निकल के नाम से। इसके नाम से जानते हैं रेने निकल। क्लियर? बहुत बढ़िया कैटलिस्ट है हाइड्रोजनेशन कराने के लिए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्केन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तब। दैट्स इट, बेसिक सी कंडीशन है, याद हो जानी चाहिए। हाँ या ना? तो 3 केस हैं आपके पास कैटलिस्ट के तौर पे, पैलेडियम प्लैटिनम, रेने निकल और निकल कैटलिस्ट। फर्क है रेने निकल और निकल कैटलिस्ट में, याद रखिएगा। पहला पैलेडियम या प्लैटिनम कोई भी ले लो, या फिर रेने निकल ले लीजिए, या फिर निकल कैटलिस्ट। फर्क रहता है क्या? ये दोनों तो काम करते हैं रूम टेम्परेचर पर और ये काम करता है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर। इसी वजह से इसका नाम पड़ जाता है सेब्डियस-सैंड्रेंस रिएक्शन, और वो केवल हाइड्रोजनेशन कहते हैं हम, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये भी वही है, काम वही कर रहा है, बस फर्क कैटलिस्ट का है और टेम्परेचर का है। काम वही हो रहा है। देख ले रिएक्शन दिख रही है, प्रोपाइन बना रखा है, देख 3 कार्बन का एल्काइन बना रखा है, कुछ नहीं किया। निकल कैटलिस्ट 200 से 300 डिग्री सेल्सियस लिया, तो पहले प्रोपाइन से प्रोपीन बनाया, फिर वापस से लिया, फिर प्रोपेन बना दिया। देख वही काम हुआ है। इसमें भी हाइड्रोजन ऐड हुई है, इसमें भी ऐड हुई है। मैं नीचे दिखा देता हूं, इसमें भी H+H2 ऐड हुआ है, इसमें भी H2 ऐड हुआ है, एंड फाइनली एल्केन मिलके आ जाएगा। कुछ नहीं, सेम रिएक्शन है, कुछ फर्क नहीं है, बस फर्क कैटलिस्ट और टेम्परेचर का है। दैट्स इट। काम वही हो रहा है जो पैलेडियम प्लैटिनम और रेने निकल रूम टेम्परेचर पर कर रहे होंगे। क्लियर है? बेसिक सी कंडीशन। चले आगे। तो ये दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उम्मीद करूंगा पहली और दूसरी क्लियर होंगी आपको। पहली में क्या बोला गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ही बनाया बाय इंसर्शन ऑफ कार्बीन। दूसरे में अनसैचुरेटेड से बनाया बाय हाइड्रोजनेशन। कैसे? हाइड्रोजन को ऐड करा के। अब तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना, क्या? एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड क्या होता है यार, बता चुका हूं, RX होता है। दीज आर एल्काइल हैलाइड, जैसे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ये सब क्या है? एल्काइल हैलाइड्स हैं। कौन है बेटा? एल्काइल हैलाइड्स हैं। अब इनसे कैसे बनाते हैं? इससे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला तरीका तो सामने लिख रखा है, बाय रिडक्शन। अब ये क्या है देखेंगे, इसकी भी मैकेनिज्म सिखाऊंगा। दूसरा मेथड है वुड्स रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तीसरी रिएक्शन है आपकी कौन सी? दैट इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या नाम है बेटा? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्लियर है? और चौथी दैट इज कोरेहाउस सिंथेसिस। बेसिक्स ये 4 तरीके हैं एल्काइल हैलाइड को हम एल्केन में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही हुआ एक तरीके का। क्लियर है? तो वही लिखा है। सबसे पहली बात कर रहा हूं मैं, क्या? बाय रिडक्शन। रिडक्शन से हम कैसे एल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिएगा बहुत सिंपल है। एल्काइल हैलाइड लिया, हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन कैसे है? नेसेंट हाइड्रोजन, और एरो पे क्या? रिड्यूसिंग एजेंट लिया। कुछ नहीं करेगा, एक हाइड्रोजन तो R से बैठ जाएगा, जाकर R के साथ जाके बैठ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस X को लेके चला जाएगा। जैसे ही R से H जुड़ा, मेरे ख्याल से ये कौन है? एल्केन है। कौन है? एल्केन है। क्लियर है? और ये HCl, HBr, कुछ भी हो सकता है, X पे डिपेंड करेगा, वो तो हेलोजन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा एसिड निकलेगा। कुछ नहीं, रिडक्शन कराया, हाइड्रोजन को मैंने इसमें फिट करा दिया, X हटा दिया, H लगा दिया, रिडक्शन करा दिया मैंने एल्काइल हैलाइड का। दैट्स इट। एग्जांपल देख ले, प्रोपाइल क्लोराइड है, नेसेंट हाइड्रोजन 2 है, Cl हटाया, H लगा दिया, C3H8 बन गया, C3H8 प्रोपेन बन गया, HCl अलग। कुछ नहीं, रिडक्शन कराया। अब बात आती है रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं सर? बिल्कुल याद करने पड़ेंगे आपको, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से ले सकते हैं आप लोग। क्लियर है? तो रिड्यूसिंग एजेंट दे रखे हैं, कुछ देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HCl। कौन सा बेटा? जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HCl। दूसरा जिंक प्लस एसिटिक एसिड। तीसरा जिंक प्लस NaOH। चौथा जिंक कॉपर कपल प्लस अल्कोहल। पांचवा रेड फॉस्फोरस HI।
चौथा काउंट, चौथा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7वां, क्लियर है, हाँ या ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और लास्ट NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो बेसिक से कुछ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। कौन है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट्स, जिनकी मदद से हम एल्काइल हैलाइड्स को एल्केन में कन्वर्ट करा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, सुनना। इन रिएजेंट में ये जो मेटल है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो मेटल्स हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब ये मेटल करता क्या है, वो काम इसकी मैकेनिज्म में समझ में आया। अगर ये मेटल नहीं होता ना भैया, अगर ये मेटल नहीं होता तो हमारा ये प्रोडक्ट बन के ही नहीं आ पाता कभी भी, हमारा ये प्रोडक्ट बन के ही नहीं आ पाता कभी भी। ऐसा क्यों? मैकेनिज्म से समझते हैं। एक रिएक्शन मान ली मैंने, जैसे कि प्रोपाइल क्लोराइड की मान ली मैंने, देख ले जरा, CH3CH2CH2Cl, प्रोपाइल क्लोराइड, नेसेंट हाइड्रोजन लिए, जिंक कंसंट्रेटेड HCl लिया, एल्केन बना दिया, HCl बना दिया। इस रिएक्शन की जब हमने मैकेनिज्म देखी तो क्या हुआ, तो मैकेनिज्म में जब देखा तो सबसे पहले क्या होता है, इसका जो रिएजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट में जो जिंक है वो आयोनाइज हो जाता है। कैसे? जिंक +2 कैटायन बन जाता है, कैटायन नहीं बोलूंगा, जिंक +2 आयन बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो सबसे पहला क्या काम होता है, रिएजेंट का काम होता है। क्लियर है? रिएजेंट आता है कौन? जिंक, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या काम करेंगे वो सुनेंगे। तो अब इन 2 इलेक्ट्रॉन को लो कहां से मिले हैं? जिंक से। अब दूसरा स्टेप सुनना, फिर क्या होता है, ये जो एल्काइल हैलाइड है इसका आयोनाइजेशन होता है। अगर लगाओ, अगर इसका आयोनाइजेशन कराऊंगा तो यही तो रिएक्शन लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा जरा। अगर मैं इसका आयोनाइजेशन कराता तो यही तो रिएक्शन लिखता, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्या बनाता मैं आयोनाइज करा के? एक तो कैटायन बनता और एक एनाइन बनता, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयोनाइजेशन के बाद ये बनना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल यही बनता, बिल्कुल यही। तो बट मैं इसे बनने ही नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को जो हमें जिंक ने दिए उठा के यहाँ पे पटक दूंगा इस कार्बन के पास। आयनाइजेशन के बाद ये बनना चाहिए था CH3CH2CH2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, बट जो जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन है वो कार्ब कैटाइन बनने ही नहीं देते इस मैकेनिज्म में। वो इलेक्ट्रॉन फटाक से इस कार्बन पॉजिटिव वाले कार्बन पे जाते हैं और इसे कैटायन से एनायन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसे कैटायन से एनायन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक्चुअल में जो रिएक्शन मिलती है वो ये मिलती है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने इस कार्बन पर अटैक किया होगा, क्योंकि ये कार्बोकैटायन बनता बट प्लस का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आपने बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए। एक तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो एक माइनस चार्ज क्रिएट करके दे देगा। तो एक्चुअल में इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन की जगह इंटरमीडिएट जो बनता है वो कार्ब एनायन है। क्वेश्चन आया था इस रिएक्शन पे कि रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड टू एल्केन की मैकेनिज्म में कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बनता है कि कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनता है। तो सामने देख लो बेटा कार्ब एनायन। और दूसरी बार में ये क्वेश्चन आया था कि कार्ब एनायन इंटरमीडिएट किस वजह से मिलता है, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। किस पे से? जिंक पर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है इस कार्ब कैटायन के ऊपर, जिस वजह से कार्ब एनायन इंटरमीडिएट मिलता है। क्लियर है? याद रखेंगे। और ये कार्ब एनायन नहीं बनता ना तो हम एल्केन्स बना ही नहीं सकते थे, क्योंकि फिर जो कंसंट्रेटेड HCl है उसका जो पॉजिटिव पार्ट H है वो जुड़ ही नहीं पाता। अगर ये कार्ब कैटायन होता तो इससे Cl जुड़ता ना, तो हमने जो प्रोडक्ट हमने जो रिएक्टेंट लिया था वही अल्टीमेटली वापस प्रोडक्ट बन के आ जाता, तो क्या फायदा होता। तो मेन बात जिंक का काम है, इसमें जिंक का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन्स देगा और वही कार्ब कैटायन बनने नहीं देगा, जिस वजह से या ये कह लो आप वही जिंक के इलेक्ट्रॉन कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बना के देंगे, जो बाद में अल्टीमेटली HCl से रिएक्ट करके एल्केन्स बना देंगे एज अ प्रोडक्ट, एल्केन्स बना देंगे एज अ प्रोडक्ट। दैट्स इट। तो याद रखिएगा नोट की फॉर्म में, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू एल्केन अकर्स, ये इसीलिए ही हो रहा है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू एल्काइल हैलाइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है मेटल से एल्काइल हैलाइड के ऊपर। क्लियर है? उसी वजह से कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बना है, उसी वजह से अल्टीमेट हमारा प्रोडक्ट एल्केन मिला है। अगर ये नहीं होता एल्केन बन ही नहीं सकता था कभी। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता तो कभी भी प्रोडक्ट में एल्केन हमें मिलता ही नहीं। दैट्स इट। नोट है, क्वेश्चन आते हैं बेटा इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे, याद रखिएगा। ये बहुत छोटे पॉइंट्स हैं, इन पे गौर नहीं करते बच्चे, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्वेश्चन बनता है इन छोटे छोटे की पॉइंट्स पे से। क्लियर है?
तो ये बात थी भैया किसकी, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का तरीका सबसे पहला वाला, क्या, रिडक्शन। सबसे पहला तरीका एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का कौन सा, रिडक्शन। कौन सा बेटा, रिडक्शन। चले आगे दूसरा तरीका देखें। अब दूसरे तरीके में बात चलती है किसकी, वुड्स रिएक्शन। अब ये क्या बवाल है सर, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनेंगे तो आएगा। चलें, इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है, उसको हीट किया जाता है किसके साथ, सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और क्या बनता है, एल्केन। खत्म, ये कंडीशन याद रखो, सब आ जाएगा। एल्काइल हैलाइड को हीट करेंगे सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्या बनाने के लिए, एल्केन। देखें भाई, एल्काइल हैलाइड 1, एल्काइल हैलाइड 2, कुछ नहीं, 2 एल्काइल हैलाइड लिए। इन दोनों एल्काइल हैलाइड को मैंने रिएक्ट कराया सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, कुछ नहीं, ये देखो डॉटेड पार्ट मार्क किया मैंने। इस एल्काइल हैलाइड का X निकाल ले, इस एल्काइल हैलाइड का X निकाल ले, उस X को भेज दे इस सोडियम के साथ। जब इतना हिस्सा हट जाएगा तो इधर क्या बचेगा, R, इधर क्या बचेगा, R। दोनों अगर R मिल गए तो मेरे ख्याल से एल्केन होता है, ये मेरे ख्याल से एल्केन होता है, बना चुका हूं ये वाला फॉर्मूला। सिमेट्रिक एल्केन बन गया, क्या बन गया लाला, सिमेट्रिक एल्केन बन गया। और ये रिएक्शन फेमस ही इसलिए, इस रिएक्शन से हम सिमेट्रिक एल्केन्स बनाते हैं। इस रिएक्शन, ये रिएक्शन सिमेट्रिक एल्केन्स के प्रिपरेशन के लिए फेमस है। अनसिमेट्रिकल एल्केन इस रिएक्शन से अच्छे नहीं बनते, उसका भी कारण दूंगा क्या दिक्कत आती है। तो बेसिक चीज समझो, बेसिक चीज समझो। एक एल्काइल हैलाइड ये रहा, दूसरा ये रहा, इसका हेलोजन हटा, इसका हेलोजन हटा, कौन लेके भाग गया, सोडियम। क्या बना लिया, NaX, सॉल्ट बन गया वो तो। और बचे हुए कौन, दोनों एल्काइल रेडिकल्स मिलके एल्केन्स बना लेंगे, क्या बना लेंगे, एल्केन बना लेंगे। दैट्स इट, बेसिक सी रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, इतनी सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना। मैकेनिज्म समझने वाली बात है, ठीक है ना, वो भी आ जाएगी, बहुत आसान है, दिमाग लगाएंगे तो। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट NaX निकालना है, प्रोडक्ट बनाना है। चले अगला देखो, एग्जाम्पल देखो। R की जगह मैंने क्या रख दिया, CH3, दिमाग लगा, क्या हुआ, CH3X, CH3X, सोडियम के साथ 2NaX अलग निकल गया। ये CH3 इस CH3 के साथ ज्वाइन होके ईथेन में कन्वर्ट हो गया। काय में, ईथेन में। बना कैसे है, मिथाइल हैलाइड से। ये मिथाइल है और हैलाइड मान लिया मैंने, कोई भी क्लोराइड मान लो आप, जो भी मानना चाहे। तो मिथाइल हैलाइड से मैंने ईथेन बना के दे दिया आपको। इसी तरीके से ये देख, एक और एल्काइल हैलाइड, ये दूसरा एल्काइल हैलाइड, क्या X इससे गया, X इससे गया, 2Na के साथ चला गया, क्या बन गया, 2NaX। अब इतना हिस्सा देख, ये इतना हिस्सा देख, ये इस CH से इस CH को ज्वाइन कर दे, एल्केन बन के आ गया। नाम दे लियो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। कुछ नहीं करना यार, सिंपल है। एल्काइल हैलाइड 2 लेने हैं, 2 Na लेने हैं, रिएक्ट कराना है, दोनों एल्काइल हैलाइड के R जुड़ जाएंगे, एल्केन बना लेंगे, और जितना भी हेलोजन है वो सब सोडियम के साथ NaX की फॉर्म में निकल जाएगा। दैट्स इट, सिंपल गेस। चले आगे, तो इसको कहते हैं हम वुड्स रिएक्शन। तो ये तो बेसिक सी रिएक्शन हुई। अब बात आती है इसके मैकेनिज्म क्या है, अब बात आती है इसका मैकेनिज्म क्या है। तो सुनना जरा, जब वुड्स रिएक्शन को देखा गया तो बताया गया भैया कि ये जो वुड्स रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है वो दोनों मैकेनिज्म से पॉसिबल है। आयनिक वाली से भी पॉसिबल है और फ्री रेडिकल वाली से भी पॉसिबल है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म तो सिखाई दिया है, तो मैकेनिज्म तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वुड्स के हिसाब से देखा गया, वुड्स रिएक्शन को देखा गया, तो हमने आयनिक रिएक्शन एक बार फॉलो करा के देखी, एक बार फ्री रेडिकल फॉलो करा के देखी। तो हमने जब देखा, हमें तो मिला कि दोनों रिएक्शन में ही हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, बट फिर भी एक रिएक्शन केवल एक ही मैकेनिज्म फॉलो करेगी, दो तो कर ही नहीं सकती। तो अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वुड्स आयनिक फॉलो करती है या फ्री रेडिकल। तो अगर हमें डिसाइड करना है तो उसके लिए हमें रिएक्शन बनानी, मैकेनिज्म बनानी पड़ेगी। तो हमने बनाई, तो एक रिएक्शन ले ली मैंने हाइपोथेटिकल, ये इथाइल ब्रोमाइड, ये भी इथाइल ब्रोमाइड, NaX, Na के साथ ड्राई ईथर, NaBr निकला, ब्यूटेन बन के आ रहा था। तो जब इस रिएक्शन को देखा गया बेटा, ब्यूटेन के साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बन रहे थे। आइए बताऊंगा वो कौन से बाय प्रोडक्ट होते हैं, अभी बस मान लो मेरी बात। तो जब ये रिएक्शन हुई तो हमें ब्यूटेन के फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी मिले। अब वो क्या थे वो बात की बात है, ठीक है ना। तो पहले मैंने मैकेनिज्म कराई, कौन सी, आयनिक। किससे पहले मैंने जो मैकेनिज्म लिखी वो कौन सी लिखी, आयनिक मैकेनिज्म। अब क्या होगा, कुछ नहीं, सोडियम है अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, क्या करेगा, सोडियम आयन अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। 2 सोडियम है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन लूज करे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, किसी एक एल्काइल हैलाइड पे जाके रिएक्ट करा देंगे, बहुत सिंपल सा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, इस पे जाके रिएक्ट कर गए, हाँ या ना। तो क्या बन गया,
एनाइन बन गया। क्या बन गया बच्चा पार्टी? एनाइन सा बन गया। तो बहुत बेसिक सी चीज है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराया है। क्या कराया है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराया है। बहुत बेसिक सी कंडीशन कराई है, कुछ ज्यादा कलेश कराया ही नहीं है। बहुत बेसिक सी कंडीशन लगाई है यहाँ पर, ज्यादा कोई कलेश ही नहीं कराया, ठीक है ना। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट बन के आ गया। तो अब कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट आया, अब बचा हुआ एक और एल्काइल हैलाइड है, इसके साथ रिएक्ट किया, तो इसको हम आयनाइज करते हैं तो Br नेगेटिव और ये बचा हुआ पार्ट पॉजिटिव, इथाइल पॉजिटिव बनेगा। तो क्या हुआ? ये एनाइन है, ये केटाइन है, दोनों ज्वाइन करेंगे, एल्केन बन जाएगा। एक केटाइन दूसरे एनाइन के साथ मिलेगा और क्या बन जाएगा? एल्केन, और Br नेगेटिव निकल जाएगा। अब ये Br नेगेटिव निकल गए दो, वो Na के साथ रिएक्ट करके NaBr बन गया। तो जब आयनिक मैकेनिज्म देखी तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही थी, हमारा एल्केन भी बन के आ गया और हमारे 2NaBr भी बन के आ गए। तो हमें लग रहा था अरे नहीं नहीं ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इस रिएक्शन से कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, बन रहा था, बिल्कुल बन रहा था। बट जब हमने दूसरी मैकेनिज्म देखी, कौन सी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता भैया। तो इस रिएक्शन के लिए जब हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखी तो इसमें तो बहुत बढ़िया चमत्कारी प्रोडक्ट बन रहे थे। क्या बन रहे थे? उनका तरीका क्या है वो देखना। तो इसमें भी वही हुआ, 2Na आया, आयनाइज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन दिए। इसने क्या हुआ? एनाइन नहीं बनाया इंटरमीडिएट, यहां पर जो इंटरमीडिएट बन गया वो बन गया फ्री रेडिकल। कैसे? तो मैंने क्या किया? दोनों एल्काइल हैलाइड लिए। क्या लिए? दोनों एल्काइल हैलाइड, दोनों को रिएक्ट कराऊंगा मैं, आयनाइज कराऊंगा, तो क्या बनेंगे? दो ये बनेंगे CH3 CH2 पॉजिटिव। अब इन दोनों पे ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, दोनों के पास दो इंटरमीडिएट है यार कार्ब केटाइन के, और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन मैं दोनों पे भेज दूं, और जब मैं दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन भेजूंगा तो एक पॉजिटिव चार्ज हटके एक फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज हटके एक फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाएगा। तो 2 एल्काइल हैलाइड है, दोनों के एक साथ आयनाइज कराया, दोनों का कार्ब केटाइन बनना चाहिए था, बट ये इलेक्ट्रॉन उसे कार्ब केटाइन नहीं फ्री रेडिकल बना देता है, और जैसे ये फ्री रेडिकल बना आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या ये इतना सिंपल था? बिल्कुल नहीं। हमें लग रहा है कि दोनों फ्री रेडिकल आपस में डायरेक्ट रिएक्ट करके एल्केन बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, मैं मानता हूं ये मेजर अमाउंट में बनेगा, बट कुछ अमाउंट में ये वाले दोनों फ्री रेडिकल डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करते हैं। तो जो बाई प्रोडक्ट मिलता है ना उस रिएक्शन में, वो ये बाई प्रोडक्ट बिल्कुल मिलता है हमें। मैंने बोला अभी जस्ट कि वुड्स रिएक्शन जब देखी गई, एल्केन तो मिल रहा था बट उसके साथ कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स भी मिल रहे थे, हाँ या ना। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये फ्री रेडिकल क्रिएट होंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके एल्केन भी बना सकते हैं और डिसप्रपोर्शनेशन शो करके हमारे एक छोटा एल्केन एक छोटा एल्कीन बना सकते हैं। जैसे ये वाला, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, ये CH3 था, ये CH2 फ्री रेडिकल था। क्या हुआ? यहाँ पे एक H हट गया, एक H फ्री रेडिकल हट गया, वो H फ्री रेडिकल जाके जुड़ गया यहाँ पर, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन जुड़ गया यहाँ पर, वो बन गया एल्कीन, ये एक बन गया एल्केन। तो ये माइनर प्रोडक्ट्स मिलते हैं और मिलते हैं। क्या ऐसे प्रोडक्ट हमें आयनिक मैकेनिज्म में मिल रहे थे? बिल्कुल नहीं। क्या ये वाली रिएक्शन आयनिक मैकेनिज्म में मिली? नहीं मिलती। ये वाली रिएक्शन केवल हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ही मिल पाएगी, और इसको प्रूव करने के लिए इनकी प्रेजेंस देखी गई, काय में? इस रिएक्शन के प्रोडक्ट में, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट में, और वो दोनों कंपाउंड्स की प्रेजेंस दिखी, उन दोनों कंपाउंड्स की प्रेजेंस दिखी, हाँ या ना। तो वही मैं बात करने चाह रहा हूं, क्योंकि एक रिएक्शन कभी भी 2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं कर सकती। तो हमने दोनों रिएक्शन की मैकेनिज्म कराई, आयनिक भी कराई, फ्री रेडिकल भी बनाई। आयनिक में केवल हमें एल्केन मिलता है, बट फ्री रेडिकल में हमें एक एल्केन के साथ एक छोटा एल्केन और एक छोटा एल्कीन भी मिल रहा था एज अ माइनर प्रोडक्ट। ये तो मेजर हो गई, पर ये दोनों क्या होंगे? माइनर प्रोडक्ट होंगे। और ये वाला मैकेनिज्म, ये वाला कंसेप्ट केवल फ्री रेडिकल ही एक्सप्लेन कर पाया। तो इन शॉर्ट अल्टीमेट जाके ये डिसाइड हुआ कि वुड्स रिएक्शन आयनिक मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माइनर प्रोडक्ट्स एंड प्रेजेंस ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो वही नोट बना दी है। तो इन वुड्स रिएक्शन अलोंग विद ब्यूटेन a small amount of ethene and ethane are also formed, which can only be explained by free radical mechanism. That is, Woods reaction follows only free radical mechanism. तो जो ये Woods reaction है वो केवल और केवल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ये माइनर प्रोडक्ट बन रहे थे बिकॉज ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन।
जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ही होती है, आयनिक मैकेनिज्म में कभी भी नहीं होगी, आयनिक मैकेनिज्म में कभी भी नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, बस फर्क ये है यहाँ पर एनायन बनाया हमने और यहाँ पर हमने उन्हें फ्री रेडिकल्स बना के दिए। दैट्स इट। ये था वुड्स रिएक्शन कंसेप्ट, कंप्लीट है, कुछ नहीं करना। अब एक बार सवाल उठा सर, यहाँ पे तो आप सिमेट्रिक बना रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, ब्यूटेन, ईथेन, प्रोपेन, क्या यहाँ पर अनसिमेट्रिक का भी कुछ केस है? बेटा यहाँ पर दिक्कत आती है। अगर हम अनसिमेट्रिक एल्केन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब हम इतना तो जान चुके हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, तो जब हम अनसिमेट्रिक एल्केन बनाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर एक एल्केन नहीं मिलता, मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन्स मिलता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, मैंने इथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड लिया, जब मैंने इसे वुड्स रिएक्शन में भेजा तो मेरे को मैकेनिज्म पता है और मैंने इसमें फ्री रेडिकल जनरेट कर लिए। एक तो मेरा फ्री रेडिकल बनेगा इथाइल वाला, एक बनेगा मेरा फ्री रेडिकल मिथाइल वाला, 2 फ्री रेडिकल मिलेंगे। तो अब इसमें 3 कंडीशन होती है, या तो ये दोनों जुड़ जाए, अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो हमारा बन के आ जाएगा मेजर प्रोडक्ट जो हम सोच रहे थे, प्रोपेन। बट ऐसा तो नहीं है कि सॉल्यूशन में केवल यही दोनों होंगे, ऐसे इथाइल फ्री रेडिकल और भी होंगे, ऐसे मिथाइल फ्री रेडिकल और भी होंगे। तो ऐसा भी कंपलसरी नहीं है कि केवल यही दोनों आपस में रिएक्ट कर पाएंगे, ऐसे इथाइल रेडिकल और भी होंगे, क्या वो भी तो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे रिएक्ट, और वो अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? ब्यूटेन। और ऐसे अगर मिथाइल रेडिकल्स और होंगे और वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएंगे ईथेन। तो इन शॉर्ट जब हमने देखा इस केस को तो हमें एक्चुअल में केवल प्रोपेन की उम्मीद थी, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे ब्यूटेन और ईथेन भी अच्छी खासी अमाउंट में बन के आएंगे, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाले कंसेप्ट पे चलता है। अगर आयनिक वाले पे चल रहा होता तो कोई टेंशन नहीं, तो एक ही अल्केन बनता, तो एक ही अल्केन बन के आ रहा होता। बट फ्री रेडिकल के कंसेप्ट पे बात चलती है तो फ्री रेडिकल तो एक नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। क्लियर है? एक इथाइल मिलेगा, एक मिथाइल मिलेगा। अब ऐसे मिथाइल और भी फ्री रेडिकल्स होंगे, ऐसे इथाइल फ्री रेडिकल और भी। एक मोल नहीं है, 2 मोल लेके चलो ना, तो अच्छे खासे अमाउंट में फ्री रेडिकल्स मिलेंगे। तो क्या जरूरी थोड़ी ना है कि ये दोनों रिएक्ट करें आपस में? ऐसे इथाइल रेडिकल्स भी तो आपस में रिएक्ट कर जाते तो वो ब्यूटेन बना लेते, ऐसे मिथाइल रेडिकल्स आपस में रिएक्ट करके तो वो ईथेन बना लेते। क्लियर है? और ये दोनों आपस में करते तो प्रोपेन। तो इन शॉर्ट यहाँ पर हर पॉसिबिलिटी है, तो हमारे पास 3 पॉसिबल एल्केन्स का मिक्सचर आने की चांसेस होते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम वुड्स रिएक्शन से कोई अनसिमेट्रिकल एल्केन प्रिपेयर करते हैं तो हमें अकेला वो मिलेगा ही नहीं, उसके साथ 2 एल्केन्स उसके साथ 2 सिमेट्रिकल एल्केन्स और मिल जाएंगे। क्लियर है? और एल्केन्स को आपस में सेपरेट करना, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है इनमें, तो इनको सेपरेट करना थोड़ा टफ काम होता है। तो इसी तरीके से एक और लिया हमने, एक प्रोपाइल ब्रोमाइड लिया और एक इथाइल ब्रोमाइड लिया, तो इसमें भी वही केस आ रहा है। इसकी वजह से जो फ्री रेडिकल बना वो ये बना, देख ध्यान से, प्रोपाइल वाला, और इसकी वजह से जो फ्री रेडिकल बना वो ये वाला बना, इथाइल वाला। तो अब एक बार तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, तो 2 कार्बन ये, 3 कार्बन ये, एक तो पेंटेन बनना होगा, देखो 3 4 5, एक तो ये बन गया पेंटेन, दूसरा ऐसे इथाइल और भी होंगे आपस में रिएक्ट करेंगे, ब्यूटेन बन जाएगा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ऐसे प्रोपाइल फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करेंगे तो हेक्सेन बना लेंगे। तो यहाँ पर भी मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन्स बन रहा था। पिछले केसेस में क्या था? सेम थे दोनों एल्काइल हैलाइड, तो वहां पे तो कोई कलेश ही नहीं था, वहां पर तो कोई कलेश ही नहीं था। तो इन शॉर्ट इस पॉइंट से हमें ये समझ में आता है कि ये जो वुड्स रिएक्शन है केवल सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वहां पर कोई मिक्सचर ऑफ एल्केन इतना कोई खास नहीं मिल रहा था। बट अनसिमेट्रिकल की जब बारी आती है तो एक एल्केन मिलने की जगह मिक्सचर ऑफ एल्केन मिल जाता है, जिनको सेपरेट करना थोड़ा टफ होता है। तो वही नोट लिखा है। तो इन केस ऑफ 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड आर यूज्ड इन वुड्स रिएक्शन, then a mixture of 3 alkanes is produced. From this mixture, it is very difficult to separate a particular unsymmetrical alkane. Therefore, this reaction is not suitable for preparation of unsymmetrical alkane. तो सिंपल सी बात, अगर हमने इस रिएक्शन में 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लिए तो और हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई अनसिमेट्रिकल एल्केन हम बना पाएंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसा काम करते टाइम एक एल्केन नहीं बना रहे, 3 एल्केन्स का मिक्सचर बना रहे हैं, और जिनमें से एक अनसिमेट्रिकल एल्केन को सेपरेट करना थोड़ा टिपिकल काम पड़ जाता है, जिस वजह से दिक्कत आती है, जिस वजह से वुड्स रिएक्शन कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्केन्स के प्रिपरेशन के लिए सूटेबल है। बना सकता हूं, मना नहीं कर रहा हूं, बन सकता है, बट हम अच्छे प्रोडक्ट में इकलौता उस पर्टिकुलर एल्केन को ऑब्टेन नहीं कर पाए। एल्केन बना लोगे, मिक्सचर ऑफ एल्केन बना लोगे, आप सोचो केवल एक प्रोपेन या पेंटेन बना लो तो वो दिक्कत आएगी।
वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्लियर है? इसी सेम कंसेप्ट पे काम करता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसी सेम कंसेप्ट पे काम करता है कौन? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब उसमें क्या होता है, बहुत छोटा सा फर्क, सोडियम की जगह तो ले लेते हैं यहाँ पर जिंक, और ड्राई ईथर की जगह हम ले लेते हैं मीथेनॉल रिफ्लक्स, और कोई फर्क नहीं है, बाकी सारे काम सेम है। दो एल्काइल हैलाइड लिए, जिंक लिया, मीथेनॉल रिफ्लक्स लिया, वापस से ZnX2 क्या निकल गया? ZnX2, और दोनों एल्काइल हैलाइड जुड़ गए R। इसी तरीके से यहां पर ये कंसेप्ट आया, दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लिए, जिंक लिया, मीथेनॉल रिफ्लक्स लिया, ZnX2 निकला। अब मिक्सचर ऑफ एल्केन बन जाएगा, एक बार R R खुद जुड़ गए, एक बार R' खुद जुड़ गया, एक बार R और R' जुड़ गए। तो यहाँ पर वही केस है, बिल्कुल वुड्स रिएक्शन है, डिट्टो, बस फर्क सोडियम का और ड्राई ईथर का है। हाँ या ना? सोडियम की जगह तो जिंक आ गया, ड्राई ईथर की जगह मीथेनॉल रिफ्लक्स आ गया, और रिएक्शन का नाम पड़ गया फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो इन शॉर्ट सर ये भी फ्री रेडिकल पे काम करी, बिल्कुल सही बात, ये रिएक्शन भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर ही काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इथाइल ब्रोमाइड का केस ले रखा मैंने, इथाइल ब्रोमाइड लिया, जिंक लिया, ZnBr2 अलग निकाल दूंगा मीथेनॉल रिफ्लक्स की प्रेजेंस में, ये दोनों जोड़े ब्यूटेन बन जाएगा, सिमेट्रिकल एल्केन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैंने एक बार इथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड दिया तो दिक्कत आएगी, ZnCl2 तो निकलेगा ही निकलेगा, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। तो एक बार मिथाइल मिथाइल फ्री रेडिकल मिलके ईथेन बना लेंगे, एक बार इथाइल इथाइल फ्री रेडिकल मिलके ब्यूटेन बना लेंगे, और एक बार ये दोनों आपस में मिलके प्रोपेन बना लेंगे। तो मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन मिलता है, बिल्कुल डिट्टो वुड्स रिएक्शन है, कोई फर्क नहीं है, बस सोडियम की जगह जिंक है, ड्राई ईथर की जगह मीथेनॉल रिफ्लक्स है, मैकेनिज्म भी वही फॉलो होता है। तो इन शॉर्ट सर ये भी सिमेट्रिकल एल्केन के प्रिपरेशन के लिए सूटेबल है, अनसिमेट्रिकल एल्केन की सूटेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो वही लिखा है, दिस रिएक्शन आल्सो फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बिल्कुल सही बात। एंड इन दिस रिएक्शन इफ 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड देन अ मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन इज फॉर्म्ड। बिल्कुल यहां पर भी वही कंसेप्ट लगेगा कि अगर हमने यहां पर 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लिए तो उस केस में भी हमारे मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन बन जाएंगे। सिंपल केस है और कुछ है ही नहीं, दिमाग लगाएंगे तो आएगा। क्लियर है? लास्ट एक केस और देखो भाई इसका, फिर आपका एल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन खत्म। ठीक है ना? तो एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का 3 तरीके, अब ये चौथा कौन सा? कोरे-हाउस सिंथेसिस। सबसे पहला क्या बताया था मैंने? रिडक्शन, दूसरा वुड्स रिएक्शन, तीसरा फ्रैंकलैंड, अब ये चौथा लास्ट एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का, दैट इज कोरे-हाउस सिंथेसिस। अब सुनना भाई, अभी आपने दोनों रिएक्शन बताई सर, और दोनों आपने सिमेट्रिकल एल्केन के लिए बताई, तो अब अगर अनसिमेट्रिकल के लिए नहीं बनाई तो वो बुरा मान जाएगा यार। तो डेफिनेटली अनसिमेट्रिकल के लिए भी हमें एक बनानी पड़ी क्या? बन गई, ये कह लो। ये कोरे-हाउस आए थे, इन्होंने बढ़िया काम किया था, इन्होंने जो अपना काम किया वो अनसिमेट्रिकल एल्केन को प्रिपेयर करने पे पूरा फोकस किया। क्लियर है? कौन सी? कोरे-हाउस सिंथेसिस। और ये रिएक्शन स्पेशली अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए, सिमेट्रिकल भी बन जाते हैं पर स्पेशली अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए, क्योंकि वुड्स और फ्रैंकलैंड में हम अनसिमेट्रिकल बना नहीं पा रहे थे, क्योंकि अगर बनाने की कोशिश भी कर रहे थे तो वहां मिक्सचर ऑफ एल्केन बनना था। तो कोरे-हाउस ने कही तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी जगह मैं बना के दिखाऊं, और वो भी एक बना के दिखाऊंगा अनसिमेट्रिकल एल्केन। तो इन्होंने क्या किया? बहुत सिंपल काम किया, एल्काइल हैलाइड लिया 2, जैसे मैंने यहाँ पर लिया एक मिथाइल क्लोराइड, एक इथाइल क्लोराइड। अब मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है इसलिए अलग अलग दिखा दिया। एक मिथाइल क्लोराइड लिया, एक इथाइल क्लोराइड लिया। हमें क्या चाहिए था? प्रोपेन चाहिए। अब यहाँ पर प्रोपेन इज एन अनसिमेट्रिकल एल्केन। तो अब हुआ क्या वो सुनना। तो सबसे पहले जो मिथाइल क्लोराइड है उसे रिएक्ट कराते हैं हम लिथियम के साथ। रिएक्ट कराया, हमारे पास बन क्या था? मिथाइल लिथियम। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, कार्बन डायरेक्टली लिथियम से जुड़ा हुआ होगा, तो मिथाइल लिथियम बन जाता है और LiCl अलग। क्लियर है? अब उसके बाद क्या हुआ? अच्छा ये कंपाउंड गलत लिख गया, वापस सही कर रहा हूं, 2CH3Li। सुनना फिर क्या हुआ? तो एल्काइल हैलाइड से पहले हमने क्या बना लिया? मिथाइल लिथियम। अब हमने क्या किया? इस मिथाइल लिथियम को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दिया, CuCl। क्लियर है? तो इस मिथाइल लिथियम को हमने CuCl के साथ रिएक्ट कराया। कितने लिए? 2 मिथाइल लिथियम लिए, इसके साथ रिएक्ट किया। जैसे ये मिथाइल लिथियम इस कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, ये बना लेता है गिलमान रिएजेंट। क्या बना लेता है? गिलमान रिएजेंट। अब होता क्या है? लिथियम डाइमिथाइल कॉपर, इसको कहते हैं। CH3 का होल ट्वाइस CuLi, और LiCl एक अलग हो जाएगा। 2 Li है ना यार, 2 मॉलिक्यूल लिए मिथाइल लिथियम के, एक LiCl को लेके भाग जाता है और बचा हुआ जो भी रह गया वो सब आपस में गिलमान रिएजेंट फॉर्म कर लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लिथियम डाइमिथाइल कॉपर। क्योंकि यही काम करेगा, क्योंकि यही वाला रिएजेंट मेन काम करेगा। अगर आप डायरेक्ट गिलमान रिएजेंट लेके आओ तो भी हम अनसिमेट्रिकल डायरेक्ट बना लेंगे, पर गिलमान रिएजेंट भी कैसे बनता है वो बता दिया।
पहला एल्काइल हैलाइड लिया, Li के साथ रिएक्ट कराया, मिथाइल लिथियम फॉर्म कर लिया। उस मिथाइल लिथियम को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके हम गिलमान रिएजेंट बना लेते हैं, जो कि कौन होता है, लिथियम डाइमिथाइल कॉपर होता है। क्लियर है? उठाओ, गिलमान रिएजेंट उठाया। अब क्या हुआ देखो, गिलमान रिएजेंट आ गया, इसको रिएक्ट करा दिया हमने दूसरे एल्काइल हैलाइड के साथ, दैट इज इथाइल क्लोराइड। हाँ या ना? कुछ नहीं होगा भाई, बहुत सिंपल। इस गिलमान रिएजेंट में से एक CH3 ले लो, दो है ना, एक CH3 ले लो और एक इथाइल ले लो। पहले तो अपना एल्केन बना लेना, पहले तो अपना क्या, एल्केन बना लेना। तो गिलमान रिएजेंट का जो एल्काइल ग्रुप है ये वाला R2, ये वाला, अगर इसको शॉर्ट में लिखते हैं ना तो हम ऐसे लिखते थे R2CuLi, लिथियम डाइएल्काइल कॉपर। कॉमन नेम R की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, लिथियम डाइएल्काइल कॉपर, तो वही होता है। पर यहाँ पे डाइएल्काइल नहीं, डाइमिथाइल बोलेंगे क्योंकि CH3 है ना। तो अब कुछ नहीं करना, इस गिलमान में से एक CH3 लेना और इधर से इथाइल लेना, ज्वाइन करना, प्रोपेन बना देना। अब बाई प्रोडक्ट सुनियो, एक तो हमारा फिर बचेगा क्या, एक CH3 एक Cu बचेगा, तो ये तो निकल गया CH3Cu। एक बचेगा Li, वो इसके Cl को लेके LiCl में कन्वर्ट हो जाता है। मेन प्रोडक्ट आपका प्रोपेन बन के आ गया। तो बाई प्रोडक्ट भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, प्रॉपर सही बनने चाहिए। ये मत कर देना CH3Li प्लस CuCl वापस से बना दो, ऐसा नहीं होगा। इसी तरीके से रिएक्शन चलती है, CH3Cu निकलेगा और LiCl निकल जाएगा और हमारा प्रोडक्ट एक अनसिमेट्रिकल एल्केन बन के आ जाएगा। क्या इसके अलावा कोई और एल्केन बन के दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या इसके अलावा कोई और एल्केन आ रहा है? नहीं आना ना। जब मैं वुड्स ऑफ फ्रैंकलैंड में करा रहा था तो इसके चक्कर में पता लगी 2 एल्केन और मिल गए, जो कि एक मिक्सचर ऑफ एल्केन बन गया, जिससे बड़ी दिक्कत आई सेपरेट करने में किसी पर्टिकुलर अनसिमेट्रिकल एल्केन को। इसमें तो कोई कलेश ही नहीं है, एक ही इकलौता अनसिमेट्रिकल एक ही एल्केन मिल रहा होगा, दैट्स इट। कौन सी सिंथेसिस है? कोरे हाउस सिंथेसिस। कुछ नहीं करना, बेसिक सा, एल्काइल हैलाइड लिया, लिथियम के साथ मिथाइल लिथियम बनाया, CH3Li। ये मिथाइल लिथियम 2 मॉलिक्यूल लिए, कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया, किसके साथ? कॉपर क्लोराइड के साथ, और क्या बना लिया? गिलमान रिएजेंट, दैट इज लिथियम डाइमिथाइल कॉपर। इस लिथियम डाइमिथाइल कॉपर को लिया, दूसरे एल्काइल हैलाइड दैट इज इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया, कुछ नहीं, लिथियम डाई एल्काइल कॉपर आई मीन डाइमिथाइल कॉपर में से एक मिथाइल लिया, इस इथाइल क्लोराइड का इथाइल लिया, रिएक्ट कराया, प्रोपेन बना दिया। बाई प्रोडक्ट इसका मिथाइल कॉपर बच गया, ये आ गया, और इसका LiCl निकल के ये आ गया, और अनसिमेट्रिकल एल्केन प्रिपेयर हो गया। तो ये रिएक्शन इसीलिए आई क्योंकि ये सूटेबल थी अनसिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए, क्योंकि इस रिएक्शन से हम अनसिमेट्रिकल एल्केन्स बहुत आसानी से बना पा रहे थे। वहीं पे वुड्स ऑफ फ्रैंकलैंड से हम सिमेट्रिकल एल्केन्स को बहुत आसानी से बना पा रहे थे, उनसे हम सिमेट्रिकल एल्केन्स को बहुत आसानी से बना पा रहे थे। दैट्स इट। क्लियर है? तो ये बेसिक सा आपका तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स कंप्लीट। इसके चारों पार्ट बता दिए, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। तो बेसिक सी बातें करी है मैंने, ज्यादा डिटेल में बात ही नहीं करी है। बेटा इन को भी कर जाओगे ना, मोर देन इनफ है आपके लिए। क्लियर है? इसको भी कर लोगे और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे, बहुत कुछ है इसमें अगर ढंग से याद करते हो। आपको बेटा पूरा याद करने वाला टॉपिक है, जितना समझाना था मैंने सब समझा दिया, बता दे रहा हूँ जहां पे समझाना है, नहीं तो आपको रिएक्शंस और उसकी कंडीशन तो याद करनी पड़ेगी। जितना अच्छा याद होगा उतने ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे और उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आपकी अच्छे से आ जाएगी। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई भैया किसकी? एल्काइल हैलाइड से एल्केन की, जो कि तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, जो कि तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। चले आगे, अगली सुनना। चले अब फोर्थ देखो भाई, अब फोर्थ में क्या है? इसमें एल्केन बना रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड से बनाए। मेन काम है यहाँ पर किसका? रेड फॉस्फोरस HI। अब हम एल्केन को बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रेड फॉस्फोरस HI। अब वेराइटी कंपाउंड की बहुत सारी है जिससे हम एल्केन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेड फॉस्फोरस HI। जो मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है यहाँ पर वो है रेड फॉस्फोरस HI। तो यहाँ पर रिडक्शन कराएगा ये रेड फॉस्फोरस HI कुछ नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी जैसे ऊपर रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड में भी लिखा था ये मैंने, बट ये इतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत सारे कंपाउंड को रिड्यूस करके ये एल्केन में कन्वर्ट कर सकता है। एक तो एल्काइल हैलाइड हो ही गया ऊपर, और किस किस को कर सकता है रिड्यूस एल्केन में? अल्कोहल को भी कर देता है, एल्डिहाइड को भी कर देता है, कीटोन्स को भी कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी कर देता है, एसिड क्लोराइड को भी कर सकता है, एसिड एनहाइड्राइड्स को भी कर सकता है, और एस्टर तक को कर सकता है। तो भैया ये इतना भयंकर, इतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, नंबर ऑफ बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स को ये रिड्यूस करके एल्केन बना देता है। इतनी अच्छी कैपेबिलिटी। क्लियर है? देखें अब एक एक करके।
अल्कोहल को करेगा तब क्या होगा और बाकी कंपाउंड्स को करेगा तब क्या होगा? कुछ नहीं है, रेड फॉस्फोरस तो सेम आता है, डिपेंड करेगा कंपाउंड पे कि कितने HI के मॉलिक्यूल्स लगेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहला अल्कोहल का रिडक्शन देखा हमने, रेड फॉस्फोरस HI, तो कुछ नहीं, एक अल्कोहल लिया हमने, देखो RCH2H, HI के साथ रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है। अब कितने HI के मॉलिक्यूल लगे हैं? 2, ध्यान से समझना, कितने मॉलिक्यूल लगे हैं? 2। कुछ नहीं होगा, बहुत बेसिक सी काम होगा, एक H तो चला जाएगा OH के साथ, बना लेगा क्या? वाटर। HI आयनाइज हुआ, HI आयनाइज हुआ, 2 तो I निकले, इतने I निकले 2, वो दोनों I कन्वर्ट हो जाते हैं I2, पहली बात तो ये समझो। HI आयनाइज हुआ, 2 H बनेंगे, 2 I बनेंगे, वो दोनों I के बना लेंगे I2, अब 2 H बने, उसमें से एक H तो चला जाता है इस OH के साथ जो कि बन जाएगा वाटर, और बचा हुआ एक H चला जाता है इस कार्बन के साथ जो कि बन जाएगा एल्केन। देख कुछ नहीं हुआ, सिंपल सी रिएक्शन है, रिडक्शन कराया है। क्या कराया? रिडक्शन। किसने? रेड फॉस्फोरस HI ने। क्लियर है? और प्रोडक्ट क्या बना अल्कोहल से? देख, एक तो एल्केन बन गया, एक वाटर बन गया, और 2 HI के हिसाब से एक I2 बन गया। क्लियर है? सिंपल। अगला देखो, एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड क्या? RCHO। अब यहां पर इससे ज्यादा HI की जरूरत पड़ी, कितने? 4 HI की जरूरत पड़ी। कितने HI की जरूरत पड़ी बेटा? 4 HI। आयनाइज करो, तो 4 HI को आयनाइज करोगे तो 4 I मिलेंगे, 4 हाइड्रोजन मिलेंगे। तो 4 I का क्या हुआ पहले वो बना देता हूं। 4 I से कितने I2 के मॉलिक्यूल बन जाएंगे? I2 निकाल लो सबसे पहले। तो 4 HI से कितने I2 बनेंगे? 2 I2 बनेंगे, क्योंकि यार 4 I निकलेंगे, I2 है तो 2 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 2 दूनी 4 हो गए I। क्लियर है? I2 बन गया। अब कितने हाइड्रोजन मिले? 4। अब उन 4 हाइड्रोजन का होगा क्या? तो बहुत सिंपल तरीका, देखो भाई, 2 हाइड्रोजन तो चले जाते हैं इस O के साथ, 2 हाइड्रोजन तो चले जाते हैं इस O के साथ, और वो क्या बना लेंगे? वाटर। और बचे हुए 2 हाइड्रोजन चले जाते हैं इस CH के साथ, वो बना लेंगे एल्केन। देख बन गया एल्केन वापस, चेक कर, दिमाग लगाओ, HI है, हाइड्रोजन देगा, एल्केन बनाना है। तो 4 I मिले, वो I2 बन गए, 4 हाइड्रोजन मिले, 4 में से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बना लिए, 2 हाइड्रोजन इस CH के साथ एल्केन बना लिया। क्लियर है? इसी तरीके से कीटोन के साथ देखो खेल क्या हुआ, ये रहा कीटोन आपका, आया ना। यहां पर बिल्कुल सेम केस चलता है एल्डिहाइड वाला, 4 HI चाहिए एल्डिहाइड के लिए, 4 HI ही चाहिए हमें एल्केन्स के लिए। देखो 4 HI लिया, आयनाइज कर, 4 I निकले तो क्या निकल गया? I2 निकल गया, हटा 2 I2 निकल गया। कितने हाइड्रोजन? 4, 2 हाइड्रोजन तो इस O के साथ, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, भेज जरा, तो ये बन गया RCH2R, एल्केन हो गया, देख ले आके खोल के, और इसके साथ जब हाइड्रोजन भेजेगा तो क्या बन गया? वाटर। दैट्स इट, सिंपल रिडक्शन है, कुछ नहीं करना। 4th देखो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड से। किससे बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती चली है, अल्कोहल थे तो 2 चले, एल्डिहाइड कीटोन है तो 4 चले, अब एसिड है तो 6 चलते हैं। देखें 6 कैसे बनेंगे, देखिएगा 6, 6 HI मतलब 6 I बनेंगे, तो वो 6 I कन्वर्ट इनटू 3 I2, हटाओ। अब कितने? 6 हाइड्रोजन है, देखो क्या होगा, सुनना मेरी बात। 6 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन तो इस OH के साथ गया, क्या बना? वाटर। 2 हाइड्रोजन इस O के साथ गए, वो क्या बना? वाटर। तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए? 2, ये रहे। और कितने हाइड्रोजन चलेगा? 3, एक इसके साथ गया, 2 इसके साथ गया, तो 3 हाइड्रोजन निकल गए और वो सब वाटर बना लिए। क्लियर है? अब बचे कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन, वो सारे के सारे हम इस कार्बन के साथ भेज देते हैं, क्या बन गया? एल्केन। चेक कर, कुछ नहीं किया मैंने अपनी तरफ से, सब इसी को आयनाइज करके समझाया है। 6 आयोडीन मिले तो वो 3 I2 में कन्वर्ट हो गए, 6 हाइड्रोजन हुए, देखो कहां कहां गए, एक इसके साथ गया, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, तो 3 हाइड्रोजन निपट गए, 3 बचे, तीनों के तीनों को इस कार्बन के साथ भेज के एल्केन बना लेना। दैट्स इट, सिंपल एज दैट, कुछ नहीं करना यार, बच्चों वाली चीज है। क्लियर है? हाँ या ना? तो यहां तक तो बेसिक है। चलें अब देखें एस्टर के साथ क्या कमाल होता है। एस्टर के साथ का केस देखना, देखिएगा जरा ध्यान से, एस्टर के साथ क्या हुआ, बहुत बेसिक सी चीज हुई। बनाओ, ये क्या, ये कौन है? एस्टर। ठीक है, अब इसमें धीरे धीरे करके 2 स्टेप में रिएक्शन कराता हूं। तो सबसे पहले एस्टर को मैंने 2 HI दिए रेड फॉस्फोरस के साथ, ये पूरा इलेबोरेटेड मैनर में लिख दिया मैंने स्टेप वाइज। 2 HI भेजे, तो 2 HI भेजे, 2 H मिलेंगे, 2 I मिलेंगे, I तो काय में कन्वर्ट हो गए? I2 में। वो 2 H काय में चले गए, एक तो इस R-O के साथ चला गया H, एक इस RCO के साथ चला गया, तो इसके साथ गया तो वो बन गया ROH अल्कोहल, इसके साथ गया तो वो बन गया एल्डिहाइड। क्लियर है? हाँ या ना? तो एस्टर को पहले मैंने तोड़ लिया एल्डिहाइड और अल्कोहल में, एल्डिहाइड और अल्कोहल में टूट गए। अब एल्डिहाइड से हम एल्केन कैसे बनाते हैं वो बनाओ। कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन, 4 HI। अभी ऊपर ही लिखी RCHO वाली रिएक्शन, सेम टू सेम कॉपी करी, RCHO वाली, RCH3, एक वाटर, 2 I2, 4 HI रेड फॉस्फोरस, ऊपर ही लिखी थी अभी एल्डिहाइड की।
सेम टू सेम रिएक्शन आ गई, कितने एच आई लगे यहाँ पर 4। एल्कोहल वाले सेम टू सेम कॉपी कर ले, 2HI रेड फॉस्फोरस, ये क्या बन जाएगा RH एल्केन बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, एक I2 निकल जाएगा। तो अब जरा इस रिएक्शन को सम अप करते हैं, इस रिएक्शन को सम अप करते हैं और अल्टीमेट देखते हैं कितने HI निकले, कितने HI जरूरत पड़ी, कितने I2 निकले, कितने वाटर निकले, क्योंकि ये हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट थोड़ी बनाएंगे, हमें तो अल्टीमेट एल्केन चाहिए। देखो रिएक्टेंट क्या था, ये था एस्टर, HI काउंट करो, 2 तो ये गए, 4 ये गए, देख, और 2 ये गए, ऐड करिए जरा कितने हो गए, 8 HI हो गए, चेक कर ले आराम से, बिल्कुल हो गए 8 HI। क्लियर है। रेड फॉस्फोरस वही आ गए, अब ये मत कर देना रेड फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस, 3 रेड फॉस्फोरस, ऐसा कुछ नहीं, रेड फॉस्फोरस लिख लो बस। क्लियर है। तो 8 HI आ गए, एस्टर आ गया, रिएक्ट कराएं। एल्केन देखो, एक तो ये बन गया प्रोडक्ट RCH3, एक ये बन गया प्रोडक्ट RH, वाटर देख, एक ये रहा, एक ये रहा, वाटर कितने बन गए, 2, I2 गिन, 2 I2 ये गए, एक I2 ये गया, एक I2 ये गया, कितने, ये 3 गलत लिख गया है, 4 I2 बनेंगे, कितने बनेंगे बेटा, 4 I2 बनेंगे। क्लियर है। सिंपल प्रोडक्ट, कुछ नहीं करना, बच्चों वाली चीजें हैं, पहले रिएक्टेंट रख लो फिर प्रोडक्ट रख लो, ये थोड़ी बनेगा, ये तो कन्वर्ट हो गए होंगे एल्केन्स में, ये तो कन्वर्ट हो गए होंगे एल्केन्स में, दैट्स इट। तो देख ले भैया, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ HI का रिक्वायरमेंट बढ़ता चला जा रहा है। देख लो एक बार, एल्कोहल में कितने, 2, एल्डिहाइड में कितने, 4, कीटोन में कितने, 4, एसिड में कितने, 6, एस्टर में कितने, 8। तो एनहाइड्राइड में उससे भी ज्यादा लगेंगे, बिल्कुल उससे भी ज्यादा लगेंगे। देखो एनहाइड्राइड में कितने लगेंगे, चेक करते हैं। एनहाइड्राइड ही गया, ठीक है। पहले मैंने इसको 4HI के साथ रिएक्ट कराया, कितने HI के साथ, 4HI के साथ। अब ये 4HI कैसे काम करे होंगे, बहुत सिंपल है, देखना। I तो निकाल लो, किसकी फॉर्म में, I2, कितने, 2I2। H निकाले, हाँ या ना, कितने H है, 4 है, कितने है, सोच ले आराम से, 4H है, ठीक है। तो 2H तो मैंने भेज दिए यहाँ पर, देख ले, 2H तो मैंने भेज दिए यहाँ पर, ये निकल गया वाटर, ये अलग हो गया। एक H भेज दिया मैंने यहाँ पर, एक H भेज दिया मैंने यहाँ पर, चेक कर ले, एल्डिहाइड निकल के आ गया, 2RCHO। 4H मिले तो 2H तो मैंने इस ऑक्सीजन के साथ भेज दिए, वाटर बना दिए, I2 पहले ही निकाल दिए मैंने। अब बचे 2H, एक इस RCO के साथ भेज दिया, एक इसके साथ भेज दिया, तो 2 मॉलिक्यूल RCHO के बन गए, ठीक है। अब एक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए 4HI चाहिए था, तो 2 मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए 8HI चाहिए। बस उस रिएक्शन का डबल कर देना जो एल्डिहाइड वाली लिखाई थी, तो डबल करेंगे तो 2 एल्केन बनेंगे, 2 वाटर बनेंगे, तो पहले 2 I2 बन रहे थे, अब 8 के हिसाब से 4 I2 बनेंगे, चेक कर ले। क्लियर है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन के आया। ऐड करो रिएक्शन को, रिएक्टेंट क्या था, एनहाइड्राइड हो गया। HI काउंट कर, 4HI ये गए, देखो जरा ध्यान से, 8HI ये गए, 8 और 4 मेरे ख्याल से 12HI जरूरत होगी यहाँ पर, कितने, 12HI की जरूरत पड़ती है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। क्लियर है। प्रोडक्ट देख, 2 तो ये बन गया एल्केन, ये गया, 2 वाटर ये गए, 1 वाटर ये गया, 3 वाटर, I2 गिन, 4 I2 ये गए, 2 I2 ये गए, 6 I2। तो ये फाइनल अल्टीमेट प्रोडक्ट हो गया। आप इस तरीके से याद रखो, समझ में आ जाएगा आपको पूरी रिएक्शन किस तरीके से करानी होगी, क्योंकि एनहाइड्राइड और एस्टर वाली में थोड़ा एक लंबा प्रोसेस चलता है, तो उसे याद करना पड़ता है। क्योंकि बाकियों में तो मैंने डायरेक्ट आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन I2 अलग करके दिखा दिए, पर इसके केस में आपको पहले ये प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, तब ये प्रोडक्ट आपको समझ में आएंगे। बना के आप अल्टीमेट ये रिएक्शन लिख देना, कोई टेंशन नहीं। तो HI और रेड फॉस्फोरस भैया किसी को भी रिड्यूस करा देते हैं, चाहे वो एस्टर हो, एनहाइड्राइड हो, एल्कोहल हो, एसिड हो, हर किसी को रिड्यूस करा देते हैं। इसी तरीके से एक एसिड क्लोराइड को भी रिड्यूस कराते हैं। देखें बनाए, RCOCl HI के साथ। अब ये मत पूछना एसिड क्लोराइड क्या होता है, नॉमेनक्लेचर पढ़ लो जिसको नहीं पता है। HI आयनाइज का रेड फॉस्फोरस, ये भी स्टेप में करा रहा हूं मैं, ठीक है ना। 2HI, 2H निकलेंगे, 2 I निकल गए I2 की फॉर्म में, 2H कहां जाएंगे, एक H तो जाएगा इसके साथ, एक H जाएगा इसके साथ, इसके साथ गया तो क्या बना HCl, इसके साथ गया तो क्या बना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में समझ गए कितने HI, 4HI लगेंगे, 4HI, तो ये बन गया CH3, एक निकल गया वाटर, एक निकल गए 2 I2 निकल गए, I mean 4 I इधर, I2 बन गया 2 I2, 4 हाइड्रोजन बने, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, तो ये बन गया ईथेन, ये बन गया वाटर, ये बन गया 2 I2। अब पूरी रिएक्शन को समझ कर ये बना ली मैंने एसिड क्लोराइड। HI गिनो, 2HI ये गए, 4HI ये गए, 6HI रेड फॉस्फोरस। अब देखो बचा हुआ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एक तो ये एल्केन मिलेगा, बना दिया, एक ये HCl मिलेगा, बना दिया, एक ये वाटर मिलेगा, बना दिया। I2 काउंट कर, 2 I2 यहाँ पर, एक I2 यहाँ पर, ऐड कर ले 3 I2, दैट्स इट। तो नंबर ऑफ HI कितने लग गए यहाँ पर, 6। तो
तो ये बेसिक सी रिएक्शन है और HI ही रिड्यूस करा रहा है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। रिड्यूसिंग रिडक्शन है, क्या है, सिंपल रिडक्शन है बाय रेड फॉस्फोरस HI, जो कि एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स को वो रिड्यूस करके एल्केन्स बना लेता है और HI यहाँ पर एक्सेस में लिया जाता है। हर जगह जरूरत, जितनी HI की जरूरत है उतने HI आपको देने पड़ रहे हैं। तो मतलब एक्सेस ऑफ HI की कंडीशन है, किसी कंडीशन है, एक्सेस ऑफ HI की कंडीशन है। दैट्स इट, खत्म बात, और कुछ नहीं था। तो ये फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन का, बाय रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड HI। किस किस का रिडक्शन हो रहा है वो मैंने सारे मॉलिक्यूल्स लिख लिए, आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। दैट्स इट, क्लियर है। तो ये बेसिक सी चौथी आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन की, क्लियर है। उम्मीद करूंगा समझ पाए होंगे, क्लियर है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत सारी है बेटा, क्लियर है। तो इस सेशन को मैं इतना ही रखता हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंदी सेशन हो जाएगा आपके लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, फिर डाइजेस्ट नहीं होंगी सारी चीजें आपको। तो आज के सेशन में इतने ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन कवर करते हैं, बाकी के बचे हुए मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन लोग अपने अगले सेशन में कवर कर लेंगे, क्लियर है। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में जरूर आई होंगी और ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में मिलता हूं बच्चों, थैंक यू वेरी मच।